नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी की सुप्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित लेखिका मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी मैं चुनौती हूँ पनौती नहीं। मालती जोशी जी की कहानियाँ मर्म और अंतर्मन को छू लेने वाली होती हैं और पाठकों और श्रोताओं की संवेदना को झंकृत कर देती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मैं चाय पी रही थी कि ईशा ऑफिस से लौटी। मैं जल्दी आ गई हूँ या तुम चाय लेट पी रही हो? उसने पूछा। तुम तो समय से ही आई हो, ये मेरी तीसरी चाय है। क्यों? ऐसे ही थकान सी लग रही थी। चलो तुम फ्रेश हो लो, तब तक तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मैं बना लूँगी, तुम बैठी रहो। अब बना ही रही हो तो पापा के लिए भी बना लेना, मैंने उसके लिए प्लेट लगाते हुए कहा। दीदी ने साथ में ढेर सी मिठाई बांध दी थी। शादी कैसी रही? चाय छानते हुए उसने पूछा। सुबह आप लोग आए तब मैं जाने की जल्दी में थी, पूछ नहीं पाई। शादी अच्छी ही रही, रॉयल शादी थी। दोनों भाइयों ने मिलकर पानी की तरह पैसा बहाया था, तो शादी अच्छी ही होनी थी। सोनाली कैसी लग रही थी? 10,000 के ब्राइडल और 40,000 के लहंगे के साथ कोई भी लड़की सुंदर ही लगेगी। दूल्हा कैसा है? मुझे सोनाली से तो 21 ही लगा, देखने में भी और क्वालिफिकेशन में भी। जीजा जी ने जमकर दहेज दिया है, तभी तो ऐसा हीरे जैसा दामाद जुटा पाए हैं। आजकल तो शादियों में कुछ करने को होता नहीं है, सारा काम कैटरर्स करते हैं। फिर तुम इतनी थकी सी क्यों लग रही हो? वहाँ तो इससे भी एक कदम आगे वाली बात थी। एक तो इतना महंगा रिजॉर्ट, फिर सब काम इवेंट मैनेजमेंट के जिम्मे था। सिर्फ दूल्हा दुल्हन और गहने कपड़े हमारे थे, बाकी सारी व्यवस्था उनकी थी। मैंने तो पहली बार ऐसी शादी देखी। फूल मालाएं, बैंड बाजे, पालकी, कहार, घोड़ा, शहनाई, फोटोग्राफर, स्टेज, आतिशबाजी, सब व्यवस्था इवेंट वालों की थी। खाना भी बहुत अच्छा था, नाश्ता भी हर बार नया था, अलग अलग प्रांतों का था। आखिरी शादी थी ना, जीजा जी ने दिल खोल कर पैसा खर्च किया था। जिनके पास है उन्हें खर्च करना ही चाहिए, इसी बहाने लोगों को रोज़गार मिलता है। इतनी सुंदर शादी हुई है और तुम क्यों इतनी थकी थकी सी लग रही हो? सच कहूँ, आजकल शादी ही क्यों, कहीं भी जाने का मन नहीं होता। क्यों? अरे हर जगह गहनों कपड़ों की नुमाइश होती है, ऐसे में अपने अभाव और उभर कर सामने आते हैं। माँ, तुम ही तो हम लोगों को बचपन से सिखाती रही हो कि अपने पास जो भी है उस पर गर्व करना चाहिए, कभी भी मन में कॉम्प्लेक्स लाना नहीं चाहिए। और अब तुम खुद ही। कहने के लिए बातें ठीक लगती हैं, पर व्यवहार में लाना बहुत कठिन है, खासकर जब कोई सामने से टोक दे। इस बार तो तुम्हारी दोनों छोटी मौसियाँ हाथ धोकर पीछे पड़ गईं। दीदी, ये क्या बाबा आदम के ज़माने की बनारसी साड़ी पहन लेती हो? आजकल कोई पहनता भी है? अब तो बस डिज़ाइनर साड़ियों का चलन है। दोनों कहकर ही चुप नहीं हुई। कस्में दे देकर पूनम के रिसेप्शन में अपनी साड़ी पहनाई और नीलम ने अपना सेट दिया। सच इतना बुरा लगा और शर्म भी आई। वो प्रसंग याद करके मेरा गला भर आया, मैं चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसास भरकर मैंने कहा, सिर्फ गहनों कपड़ों की बात नहीं है रे, घर में शादी लायक बच्चे होते हैं तो लोग उसके बारे में भी पूछते हैं। अब शुभम की शादी को ही ले लो, मुझे ऐसी डांट पड़ी है कि क्या बताऊं। बड़े भैया और दीदी ने खूब लताड़ा है मुझको। उन लोगों को बुला लेना था ना। सिर्फ तुम्हारे मौसा मौसे ही तो नहीं हैं, रिश्तेदार और भी तो हैं। तुम्हारी बुआ हैं, दूर के ही सही, चाचा हैं, सबको बुलाना पड़ता। फिर सबको कहाँ सुलाती, कहाँ बिठाती, क्या खिलाती, बताओ। सबसे बड़ी बात, जाते समय नेक स्वरूप हाथ में क्या रखती? ईशा कुछ कहने को हुई कि बाहर का दरवाज़ा खुला और ये भीतर आए। हम दोनों चुप हो गए। ये कुछ देर तक हमें घूरते रहे, फिर बोले, क्या हो गया, कौन मर गया? कभी तो अच्छी बात किया कीजिए, मैंने गुस्से में कहा। तुम दोनों ऐसी शोक मग्न मुद्रा में बैठी थीं कि मुझे लगा। ईशा एकदम बोल उठी। मम्मी को दुख हो रहा है कि शुभम की शादी में किसी को बुला नहीं सके। वहाँ नासिक में सबने माँ को खूब डांट लगाई है। तो बुला लेती ना, मना किसने किया था? बुला कर के अपनी हंसी करवाती। शादियाँ कैसी होती हैं देख कर आ रहे हैं ना। हमने तो कहा था शहजादे से कि थोड़ा रुक जाओ, हालात जरा संभलने दो, पर उन्हें तो जल्दी पड़ी थी। बहन तक के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं थे। कब तक रुकता, किस आशा पर रुकता? उसने कोई बाल विवाह तो नहीं किया है?
28 साल की उम्र में शादी की है और वो बेचारा तो रुक भी जाता, पर लड़की वाले कब तक सब्र करते। वे तो बराबर दबाव बना रहे थे। लड़की वालों को फिक्र होती ही है। सब लोग हमारी तरह थोड़ी होते हैं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। तो अब 30 साल की लड़की के लिए मैं लड़का ढूंढने जाऊंगा? 30 साल की एकदम तो नहीं हो गई? प्लीज़ प्लीज़, ईशा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। आप लोग मेरी शादी को लेकर लड़ाई मत कीजिए। मेरी शादी का ख्याल मन से निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने वो अध्याय ही बंद कर दिया है। कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। वाह, कितनी खुशी की बात है, आपके पैसे बच गए। चलिए रिलैक्स हो जाइए। पैसे पास में होंगे तो बचेंगे ना। तुम तो ऐसी पनौती बनकर आई हो कि एकदम ठन गोपाल हो गया हूँ। क्या कहा आपने? वही जो अम्मा, ताई, चाची, बुआ वगैरह कहती रही हैं। क्या कहती रही हैं? यही कि अनुपम की बहू दरिद्र साथ लेकर आई है, ऐसे पैर पड़े हैं कि लक्ष्मी जी इस घर से रूठ गई हैं। उन्होंने कहा और आपने सुन लिया? तो क्या करता, झूठ थोड़ी ही था वो। और वे अपने कमरे में चले गए। मैं दोनों हाथों में सिर दिए देर तक वहीं बैठी रही। शाम को बेमन से ही सही खाना बनाना पड़ा और खाना भी पड़ा। ईशा तो मुँह जुठार कर उठ गई थी, पर एक रोटी लिए मैं बैठी रही। पहले उठ जाने से ये अपने को बहुत अपमानित महसूस करते हैं, इसलिए बैठना पड़ता है। ये अपना पूरा कोटा ख़त्म करके ही उठे। इनके उठ जाने के बाद मैंने रसोई समेटी, थोड़ा सुबह के खाने की तैयारी कर ली और फिर टेबल पर आकर बैठ गई। कमरे में जाने का मन ही नहीं हो रहा था। जानती थी इन्हें आप मेरी प्रतीक्षा होगी। 4-5 दिन प्रवास में जो निकल गए थे, पत्नी की इच्छा अनिच्छा की इन्होंने कभी परवाह नहीं की थी। वे 2 बार चक्कर लगा गए, फिर सामने आकर खड़े हो गए। आज सोने का इरादा नहीं है क्या? नींद नहीं आ रही है? क्यों? बिटिया की बात याद करके छाती फटी जा रही है। कितनी हताशा में उसने ये बात कही होगी कि मैंने शादी का अध्याय बंद कर दिया है। इकलौते भाई की शादी देख ली होगी ना, कैसी भिखमंगों की सी शादी हुई है। वो तो भला हो शुभम के ससुराल वालों का जो एक रिसेप्शन दे दिया। कम से कम अपने 4 लोगों को बुलाकर वहाँ खिला तो सके, नहीं तो अपनी तो कोई औकात ही नहीं थी। ऐसा है, अब जो भी राग अलापना है कमरे में चलकर आलापो, लड़की सुन लेगी। घर है कि कबूतर खाना, एक कमरे में सांस लो तो दूसरे में सुनाई देती है। मजबूरन उठना ही पड़ा। बिटिया की बात से भी ज़्यादा दुखी थी मैं उसके पापा की बातों से। वो पनौती शब्द कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था। ऐसा भी नहीं है कि ये शब्द मैंने पहली बार सुना हो। परिवार का महिला मेडल पीस पीछे ही सही कई बार मुझे इस विशेषण से नवाज चुका है, पर इन्होंने आज तक कभी मुझे इस तरह कोसा नहीं था। पर जिस आंतरिकता के साथ उन्होंने ये बात कही, उससे लगा कि ये बात उनके मन में अरसे से घुमड़ रही थी, आज बाहर आई है। क्या उन्हें ये याद नहीं रहा कि पिछले 6-7 वर्षों से मैं और ईशा इस घर को ओट रहे हैं? नहीं तो कब का ढह गया होता। कभी पता ही नहीं चला कि ये किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं और उसमें कैसा घाटा हो रहा है। मन ही मन में बाबूजी को बराबर धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे नौकरी करने के लिए उकसाया। कहते, तुम चाहे लखपति हो या करोड़पति, तुम्हें नौकरी करनी है, नहीं तो तुम्हारी विद्या में जंग लग जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाएगा, तुम किटी पार्टीज़ के लिए नहीं बनी हो। नौकरी मैंने देर से शुरू की, दोनों बच्चों के जन्म के बाद। सौभाग्य से एक स्थानीय कॉलेज में जॉब मिल गया। सरकारी नौकरी में ट्रांसफ़र का चक्कर रहता है। यहाँ कोई खतरा नहीं है। वेतन ज़रूर कम है, पर इस समय वही बड़ा सहारा है। दोनों बच्चों को मैंने अपने बलबूते पर पढ़ाया। बाहर जाने के लिए शुभम को स्कॉलरशिप मिली थी, पर उससे पूरा थोड़ी पड़ता है, मुझे लोन लेना पड़ा। अब वो धीरे धीरे चुका रहा है। मैंने उसकी शादी के बाद उससे कह दिया कि अब इधर की चिंता मत करो, लोन चुकाओ और घर बार देखो। ईशा को शायद इस बात का टेंशन रहा होगा। शादी के बाद शुभम का हाथ रुक गया है, कल को उसकी भी शादी हो गई तो इस घर का क्या होगा। अपनी ही सोच में डूबी मैं पता नहीं कितनी देर बुद्ध बनी बैठी हुई थी कि सन्नाटे को भेदता इनका स्वर उभरा। अच्छा होता अगर तुम उस कंगले के साथ चली जाती। कौन कंगला? वही जो अभी शादी में मिला था, ब्रजमोहन या मनमोहन, क्या नाम है उसका? वो आदमी आपको कंगला नज़र आता है? जानते हैं उसका मुंबई में 5 बेडरूम का फ्लैट है, पूना में बंगला है, नासिक के पास फार्म हाउस है, और जिस रिसोर्ट में सोनाली की शादी हुई है वो उसी की मेहरबानी से मिला है। वो लाइफ मेंबर है वहाँ का। होगा आज वो धन्ना सेठ होगा,
पर जिस समय तुम्हारा हाथ मांगने आया था तब तो कंगला ही था ना। यह आपको किसने बताया? तुम्हारे जीजा जी ने। तो सुनिए, वो हमारे यहाँ कभी नहीं आया था। जीजा जी का फुफेरा भाई है, इसलिए वो प्रस्ताव लेकर आए थे। पर उस समय उन लोगों की हालत बहुत खस्ता थी। 2 भाई पढ़ने वाले थे, एक बहन ब्याहनों को थी, पिता थे नहीं, इसलिए बाबूजी ने इनकार कर दिया। हाँ, तुम्हारे बाबूजी ने कहा था कि ऐसे फटीचर लोगों की बारात मेरे दरवाजे नहीं आएगी। तो जीजा जी ने आपको ये भी बता दिया? समझ गई। जिया जी बाबूजी की बात को मन में लेकर बैठ गए होंगे। आज इतने सालों बाद जब स्थितियां पलट गई हैं तो उन्हें अपनी खुन्नस निकालने का अच्छा मौका मिल गया है। जीजा जी की बात से ही इन्हें मुझे कोसने का अच्छा अवसर मिल गया। अब ये सारी हताशा मुझ पर उड़ेल रहे थे। बाबूजी ने सचमुच मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। उसके घर ब्याही जाती तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कड़का था, थोड़ा और कड़का हो जाता बस। पर यहाँ तो मैं पूरी तरह बर्बाद ही हो गया ना। वो आदमी मिट्टी से सोना निकाल रहा है और यहाँ सोना भी मिट्टी हुआ जा रहा है। उसका हर बिजनेस फल फूल रहा है और यहाँ घाटे का रिकॉर्ड बन रहा है। वो हर शहर में बंगले बना रहा है, फार्म हाउस खरीद रहा है और यहाँ ज़मीन बिक गई। तुम्हारी कृपा से बंगला भी गिरवी पड़ा हुआ है। इस दड़बे में गुजारा कर रहा हूँ। किसी को घर बुलाते भी शर्म आती है। पता नहीं क्यों तुम्हारे बाबूजी ने मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी की, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये अनवरत बोले जा रहे थे। उनका प्रलाप सुनकर मुझे तो डर लगा कि कहीं इन्हें दौरा तो नहीं पड़ा है। मैं सुन रही थी और रो रही थी। इनके जाने के बाद भी मेरे आंसू जारी थे। मैंने उन्हें रोकने की भी कोशिश नहीं की। मैं अब मन ही मन जीजा जी को कोस रही थी कि उन्होंने पता नहीं मुझसे किस जन्म की दुश्मनी निकाली थी। पता नहीं पति नाम के शख्स को क्या क्या बताया है और वो अब ईर्ष्या में जल भुनकर खाक हो रहा है। सुबह नींद जरा देर से ही खुली। किचन में जाकर देखा, केतली में चाय बनी रखी थी और सिंक में 2 कप थे। मतलब ईशा चाय पीकर नहाने चली गई है और उसके पापा रोज़ की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकल गए हैं। चाय पीकर मैंने नाश्ता बनाया, अपना और ईशा का टिफ़िन तैयार किया और इनके लिए सब्जी छौंक दी। गायत्री दोपहर में गर्म रोटी उतार देती है। ईशा तैयार होकर बाहर आई, बोली, तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? रोई थी या सोई नहीं? दोनों ही समझ लो। क्यों, अब क्या हो गया? तुम्हारे पापा ने रात भर मुझे सोने नहीं दिया। पूरे समय मुझे कोसते रहे कि मैंने उन्हें बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। मैं उनके जीवन में पनौती बनकर आई हूँ। मेरे पैर घर में पड़ते ही लक्ष्मी रूठ कर चली गई और भी न जाने क्या क्या। वे कहते रहे और तुम सुनती नहीं? तो और क्या करती? जो सच है उसे तो स्वीकार करना ही पड़ता है ना। ये कौन सा सच है और तुम ऐसी बातों पर विश्वास करती हो? विश्वास करना पड़ता है बेटा, प्रत्यक्ष प्रमाण सामने जो है। जब मेरी शादी हुई थी तो इन लोगों की गणना रईसों में होती थी। 4 बहनों में सबसे ऊंचा घर मेरा था। बहनें रश्क करती थीं और अब देख लो। पर इसमें तुम्हारा क्या दोष है? दादाजी ने जो बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था उसे उनके सुपुत्र नहीं संभाल पाए, ये तुम्हारी गलती थोड़े ही है। ये 21वीं सदी है मम्मा, ऐसे दकियानूसी ढंग से मत सोचो। तुम चुपचाप सुन लेती हो, इसीलिए सामने वाले का हौसला बढ़ जाता है। अपनी नाकामयाबियों के लिए वे तुम्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस इल्ज़ाम का जवाब दो, जवाब दो और जवाब मांगो। ईशा नाश्ता समाप्त करके उठ ही रही थी कि उसके पिताश्री आ गए। मैंने उनका भी नाश्ता लगा दिया। उनके टेबल पर आते ही ईशा बोली, पापा आपने मम्मी की आंखें देखी? रोज़ देखता हूँ। नहीं, आज देखिए, गौर से देखिए, वे सूजी हुई हैं। मम्मी रात भर रोती रही हैं। तो क्या आपने उन्हें रुलाया है? पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपना फ्रस्ट्रेशन मम्मी पर क्यों उतार रहे हैं? अपनी असफलताओं के लिए उन्हें क्यों दोष दे रहे हैं? इनका चेहरा एकदम लाल हो गया। बाप से बात करने का ये तरीका होता है? बाप से कैसे बात की जाती है ये जानने का कभी मौका ही नहीं मिला ना। आपसे तो कभी संवाद ही नहीं था। जब से होश संभाला सामने मम्मी को ही देखा है। हम बीमार होते थे तो वही डॉक्टर के पास दौड़ी जाती थी। हमारे एडमिशन्स के लिए वे ही स्कूल स्कूल भटकती हैं। हमारे ट्यूशन के लिए उन्होंने कोचिंग के दरवाजे खटखटाए। हमारी प्रोग्रेस बुक्स वे ही साइन करती थी। पेरेंट्स टीचर मीट वे ही अटेंड करती थी। यहाँ तक कि शुभम को कॉलेज हॉस्टल छोड़ने मम्मी ही जबलपुर गई थी। आप तो पिक्चर में कहीं नहीं थे। मैं तो डर गई, ये लड़की क्या कर रही है, क्यों उनसे पंगा ले रही है। भड़क गए तो खैर नहीं। आश्चर्य, वे भड़के नहीं।
बड़ी विद्रूप सी हंसी हंसे और कसैले स्वर में बोले, अच्छा इतनी स्मार्ट है तुम्हारी मम्मी, तो तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई अब तक? 30 साल की उम्र तक अनब्याही क्यों बैठी रही? मैं तिलमिला उठी। ये शादी बीच में कहाँ से आ गई? जले पर नमक छिड़कना अच्छी बात है। पर ईशा ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। एक एक शब्द पर जोर देते हुए शांत स्वर में बोली, वो इसलिए पापा कि हिंदुस्तान में लड़के वाले चाहते हैं कि लड़की का बाप अगर जिंदा है तो वही आकर बात करे। बदतमीज लड़की! वे एकदम से भड़क उठे। नाश्ते की प्लेट परे फेंक कर वे एकदम खड़े हो गए। वे ईशा की ओर झपटे ही थे कि मैंने उनका हाथ थाम लिया। क्या कर रहे हैं? जवान लड़की पर हाथ उठा रहे हैं? करने दो मम्मी, बाप होने का कुछ तो फर्ज अदा करने दो। निकल जा मेरे घर से अभी, इसी वक्त दफा हो जा, वे जोर से चीखे। मैंने हाथ पकड़ रखा था, इसलिए चीखने के सिवा और कुछ नहीं कर पाए। ईशा ने शांत भाव से कुर्सी की पीठ पर रखा अपना पर्स उठाया और बाय मम्मी कहते हुए चल पड़ी। मैं जैसे तंद्रा से जागी। बेटा टिफ़िन लेकर उसके पीछे पीछे गई। तब तक अपनी एक्टिवा पर बैठकर फुर हो चुकी थी। मैं पत्थर बनी दरवाजे पर कुछ देर खड़ी रही, फिर कुर्सी पर आकर बैठ गई। रात के रुके हुए आंसू फिर एक बार बहने लगे। कुछ देर बाद ये सामने आकर खड़े हो गए। इतना मातम करने की ज़रूरत नहीं है, कमाऊ लड़की है, कैंटीन में खा लेगी। इतना गुस्सा आया मुझे। ये आदमी है कि पत्थर? कोई भी व्यक्ति इतना संवेदन शून्य कैसे हो सकता है? उस व्यक्ति के प्रति एकदम इतना तिरस्कार जागा मन में कि बात करने की इच्छा नहीं हुई। तैयार होकर जब निकली तो रोज़ की तरह उनसे यह भी नहीं कहा कि निकल रही हूँ, आप खाना खा लेना। आधे रास्ते में याद आया कि टिफ़िन भूल आई हूँ। कॉलेज पहुँचकर गायत्री को फ़ोन कर दिया कि दोनों टिफ़िन खाली करके खाना फ्रिज में रख देना। अच्छा था कि शनिवार था, बच्चों की छुट्टी थी तो पढ़ाने का टेंशन नहीं था। पर शनिवार को प्रिंसिपल मैडम इतने सारे फालतू काम निकाल देती हैं कि तबीयत पस्त हो जाती है। स्टाफ को मुफ्त में वेतन देना मैनेजमेंट को रास नहीं आता शायद। घर लौटी तो शरीर और मन दोनों से निढाल हो चुकी थी। खाने का प्लानिंग कर रही थी कि याद आया सुबह के सब्जी पराठे रखे तो हैं, दाल चावल गरम बना लूँगी। फिर मैंने 2 कप अच्छी चाय पी और थोड़ी देर जाकर लेट गई। मुझे आराम की सख्त ज़रूरत थी। शाम को किचन में गई तभी ईशा काम से लौटी। बोली, मम्मा मेरा खाना मत बनाना, मुझे भूख नहीं है। समझ गई कि सुबह की बात पर नाराज़ है। सोच लिया कि अभी कुछ नहीं कहूँगी, बाद में चुपचाप कमरे में खाना दे आऊँगी। कहूँगी कि अन्न पर गुस्सा नहीं निकालते बेटा, पाप लगता है। हम लोग खाने बैठे तो उन्होंने कहा, तुम्हारी लाडली अभी तक लौटी नहीं क्या? उसे भूख नहीं है। उन्होंने थाली की ओर देखा और बोले, आज बासी ईद है कि बासी दशहरा? सुबह की ही तो सब्जी है, इसे बासी नहीं कहते। हमारे यहाँ तो कहते हैं। मैं समझ गया तुम्हारी लाडली को भूख क्यों नहीं है। खाना देख कर ही भाग गई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिटिया को भूख नहीं है इसीलिए तुमने कुछ बनाने की जहमत नहीं उठाई? गरम दाल चावल बनाए तो हैं, तो मुझे बस वही देना। मैंने निर्विकार भाव से उन्हें दाल चावल परोस दिए। ये नहीं कहा कि रुकिए अभी गरम फुलके उतार देती हूँ। अपने व्यवहार पर मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था। हमने बस शुरू ही किया था कि दरवाजे की घंटी बजी। मैं उठने को थी कि ईशा कमरे से निकली। मम्मी तुम रुको, मैं देखती हूँ। वो भीतर आई तो उसके हाथ में कागज़ का एक बड़ा सा डिब्बा था। समझ गई पिज़्ज़ा मंगवाया होगा। मनी मन खुश भी हुई, लड़की भूखी नहीं रहेगी। लेकिन ये तो नक गए। दाल रोटी की भूख नहीं है रानी जी को, पिज़्ज़ा खाएंगी? मुझे ताव आ गया। ये सब आपकी ही मेहरबानी है। सुबह वो टिफ़िन छोड़कर चली गई थी, आप बाज़ार से मंगवा कर खा रही है। इसका कारण जानते हैं ना? सुबह आपने उसे घर से निकल जाने के लिए कहा था। कौन खुददार लड़की इसके बाद घर का खाना खाएगी? इतनी नाक वाली है तो चली जाए ना कहीं और, यहाँ क्यों डटी हुई है? उसी समय ईशा शायद पानी लेने के लिए बाहर आई। मुझे डर हुआ कहीं उसने पापा की बात सुन तो नहीं ली। मेरा डर सच निकला। फ्रिज में से बोतल निकाल कर वो टेबल के सामने आ खड़ी हुई और बोली, चिंता मत कीजिए पापा, जल्दी ही चली जाऊंगी। पर वो क्या है ना कि मकान हाट बाज़ार में नहीं मिलते, ढूंढने पड़ते हैं। ढंग का मकान मिलते ही आपका घर खाली कर दूंगी, इत्मीनान रखिए। तभी वो कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। ये संस्कार दिए हैं तुमने? ये दांत पीस कर बोले। लड़की हर बात की तुर्की बतुर्की जवाब दे रही है। जवान लड़की को घर से निकालना कौन से संस्कारों में आता है? अब तुम मुझे संस्कार सिखाओगी? ये थाली सरका कर उठ खड़े हुए और सीधे अपने कमरे में चले गए।
और कोई दिन होता तो मैं भी रोते कलपते उठ जाती, उन्हें मनाकर थाली पर ले आती, मनोहार करके खिलाती, पर मैंने आज ऐसा कुछ नहीं किया। मैं मज़े से बैठकर खाना खाती रही। मुझे सचमुच जोरों की भूख लगाई थी। कल रात कलह कलेश के मारे ठीक से खाया नहीं गया था। आज तो दिन भर उपवास ही हो गया था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। एक तो सुबह से शाम तक घर में कॉलेज में खड़े रहो, फिर ऐन खाने के समय ये नौटंकी। चिढ़ आ रही थी मुझे। मैंने आराम से खाना खाया, इत्मीनान से रसोई समेटी, एक बार बिटिया के कमरे में झांक लिया, 20 मिनट टीवी देखा, फिर कमरे में प्रवेश किया। अपनी तरफ का बेड कवर हटाकर ये लेट गए थे। पूरा लबादा मेरी तरफ वाले हिस्से पर पड़ा था। उसे तहाते हुए मैंने कहा, बेड कवर हटाने में कितनी देर लगती है, पर लोगों से वो भी नहीं होता। अब मैं तुम्हारा बिस्तर लगाऊंगा? ये तुनके। नहीं नहीं, आप ये छोटा काम क्यों करेंगे, आप तो राजकुमार हैं। वो क्या कहते हैं, बिगड़े की बिदके दिल शहजादे। क्या कहा? कुछ नहीं, आप सो जाइए। मुझे नींद नहीं आ रही है। बाबूजी की याद आ रही है, बल्कि उन पर गुस्सा आ रहा है। कल आप उन्हें कोस रहे थे, आज मैं कोस रही हूँ। ब्रजमोहन का रिश्ता क्यों लौटा दिया उन्होंने? आज वहाँ होती तो राज करती सच। आपने उसकी बीवी को देखा था? उफ, क्या ठाठ थे, क्या जलवा था। हर फंक्शन पर साड़ियाँ तो खैर सभी बदल रही थी, पर ये मेम साहब हर साड़ी के साथ मैचिंग ज्वेलरी, पर्स और सैंडल्स भी बदल रही थी। एक आया हमेशा साथ रहती थी। ट्रे में उसके कपड़े सेट वगैरह रख कर लाई थी। बालों में फूल टाँकती थी, सैंडल के स्टेप्स तक बांधती थी। बिल्कुल रानी महारानियों के से ठाठ थे उसके। और एक हम हैं जो सुबह से शाम तक खट रहे हैं। थैंकलेस जॉब। वो महिला रानी महारानियों का सा भाग्य लेकर आई है, तभी तो उसे भी राजा बना दिया। तुम उस घर में जाती तो रानी क्या, नौकरानियों से भी बदतर हालत होती। वो बेचारा कड़का तो था ही, तुम्हारी कृपा से और कड़का हो जाता। पर कम से कम अपनी अकर्मण्यता का ठीकरा मेरे सिर तो ना फोड़ता। वे एकदम उठकर बैठ गए। क्या कहा तुमने? वही जो कल ईशा ने सौम्य शब्दों में कहा था। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म, संकोच, लिहाज, ये शब्द तो इस घर से विदा हो ही चुके हैं। ना आपको पत्नी को कोसते शर्म आती है, ना बेटी को घर से निकालते संकोच होता है, ना बेटी बाप का लिहाज कर रही है, तो मैं अकेली सभ्यता का मुखौटा क्यों लगाए रखूं? मुझे भी अपनी बात कहने का हक होना चाहिए, और अपनी बात मैं कह कर रहूँगी। कौन सी बात? उन्होंने गुर्रा कर पूछना चाहा, पर आवाज़ में वो दमखम नहीं था। मेरे इस अप्रत्याशित व्यवहार से वे चकित थे, विस्मय थे, किंकरत विमूढ़ थे। ईशा ने ठीक ही कहा था। चुपचाप सब सुन लेती हो, इसीलिए सामने वाले का हौसला बढ़ता है। जवाब देना सीखो, जवाब दो और जवाब मांगो। उसकी बात में सचमुच दम था। तो अब सुनिए, मैंने शुरू किया। आपकी माताजी का कहना था कि मैं अपने साथ दलिद्दर लेकर आई हूँ। शायद आप भी उस राय से इत्तेफाक रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं दलिद्दर नहीं, 15 तोला सोना और 32 साल पहले 50,000 लेकर आई थी। आज उसका हिसाब मांगूं तो क्या दे सकेंगे? वो मेरा स्त्री धन था, कानूनन उस पर मेरा हक था, पर उन 50,000 में से 50 रुपये भी किसी ने मेरे हाथ पर नहीं रखे, और 15 तोला सोना कहाँ ठिकाने लग गया पता ही नहीं चला। अभी शुभम की शादी में बहू के लिए मुझे मंगलसूत्र खरीदना पड़ा। मेरी उतनी सामर्थ्य नहीं थी, तो ईशा ने मेरी मदद की। आप तो विरोध की मुद्रा में तने बैठे रहे ताकि कुछ देना न पड़े। वैसे आपसे किसी ने कुछ अपेक्षा भी नहीं की थी। आप शादी में ना भी आते तो किसी को आश्चर्य नहीं होता, शायद अफसोस भी नहीं होता, पर आप आए, अच्छा लगा। लड़की वालों के सामने हमारी इज्जत रह गई। मेरे दहेज वाली बात तो खैर इतिहास हो गई है, अब वर्तमान की बात करें। मैं इतने सालों से नौकरी कर रही हूँ, सारी कमाई घर में या बच्चों पर ही खर्च होती रही है। अपने लिए कभी ढंग की एक साड़ी भी नहीं खरीद पाई। मैं शिकायत नहीं कर रही, हकीकत बयान कर रही हूँ। शिकायत करने की मुझे आदत नहीं है। मैं भी संपन्न घर से आई थी, अभावों की मुझे भी आशा नहीं थी, पर मैंने परिस्थिति से समझौता कर लिया। चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। अपने घर और बच्चों के लिए जो कुछ बन पड़ा किया, कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं चाहा कि इसके लिए कोई कृतज्ञता ज्ञापन करे या धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो, पर कम से कम मुझे पनौती जैसे विशेषणों से तो न नवाजा जाए। इज इट टू मच टू आस्क? ये मुंह बाए मुझे देखते ही रह गए। ऐसे धारा प्रवाह भाषण की उन्होंने मुझसे अपेक्षा नहीं की होगी। उन्हें क्या, खुद मुझे अपने पर आश्चर्य हो रहा था। एक साथ इतना बोलने के कारण थकान तो हो ही आई थी, पर बहुत हल्का लग रहा था। पता नहीं कितने दिनों से कितनी बातें मन पर बोझ बनी हुई थी, एक साथ बाहर निकल गई, अच्छा लगा। सुबह रोज की तरह आँख खुल गई।
मुंह हाथ धोकर आई तो याद आया आज तो रविवार है। फिर लेट गई। बगल से आवाज़ आई, आज चाय वाय नहीं मिलेगी क्या? मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले इन्हें चाय ज़रूर चाहिए। अभी थोड़ी देर में बनाती हूँ, मैंने कहा और चादर सिर तक ओढ़ ली। दोबारा सोने का कोई इरादा नहीं था पर नींद लग गई। पता नहीं कितनी देर सोती रही। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से नींद टूटी। उठकर देखा बाहर का नहीं, कोई बेडरूम का दरवाज़ा खटखटा रहा है। कौन है? मैं हूँ ईशा। तो दरवाज़ा क्यों तोड़ रही हो? भीतर आ जाओ। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। इधर उधर देखते हुए उसने पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ? इतनी देर तक कभी सोती नहीं हो इसलिए पूछा। संडे मना रही थी। फिर उस पर एक नज़र डालते हुए पूछा, और तुम सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? सुबह नहीं है मम्मी जी, 10 बज रहे हैं। और फिर वो एक स्टूल खींचकर मेरे सामने बैठ गई। दरअसल मैं रत्ना के यहाँ शिफ्ट हो रही हूँ, अभी तो सिर्फ कपड़े लेकर जा रही हूँ। घर मिल जाएगा तब बाकी सामान ले जाऊँगी। तुम मेरे लिए किचन का एक सेट तैयार कर देना। ये एकदम उठ बैठे। इतनी खुद मुख्तार हो गई हो तुम, किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं समझी? पूछने की ज़रूरत क्या है पापा, आप ही ने तो कल घर से निकल जाने का हुक्म दिया था। पापा उसे सिर्फ घूरते रह गए। क्या बोलते? कैसे जा रही हो? मैंने पूछा। टैक्सी से। तुम लोगों के उठने की राह देख रही थी, अब बुक कर देती हूँ। उसने जैसे ही मोबाइल निकाला मैंने उसके हाथों से छीन लिया। ये क्या कर रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी। मम्मी, रत्ना मेरा वेट कर रही होगी, उससे मैं निपट लूँगी। मम्मी, हमारे पास सिर्फ एक ही दिन होता है, संडे का। आज हम हाउस हंटिंग करने वाले हैं। कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी। ये क्या बचपना है मम्मी? बचपना मैं नहीं, तुम कर रही हो, तुम्हारे पिता कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये घर मेरा है, छोटा सही, किराए का सही, पर मेरा है। इस घर से किसी को निकालने का हक सिर्फ मेरा है। और मैंने तो तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। जिस दिन कहूँगी, जिस दिन घर से निकालूंगी, विधि विधान के साथ विदा करूँगी। वो मुंह फुलाए बैठी रही। अब जाओ और हम लोगों के लिए चाय बना कर ले आओ। कभी माँ की सेवा कर दिया करो, पुण्य लगेगा। वो पैर पटकते हुए चली गई। उसके जाते ही बोले, मकान मालकिन होने की धौंस दिखा रही हो? तो क्या करूं, लड़की को घर छोड़कर जाने दूं ताकि शादी की सारी संभावनाएं ही खत्म हो जाएं? और धौंस जमाने की क्या ज़रूरत है? मकान मालकिन तो मैं हूं ही। आप बार बार सुनाते हैं कि मेरी वजह से दड़बे इस कबूतर खाने में गुजारा करना पड़ रहा है, तो इसे इस तरह सोचिए कि मेरी बदौलत छोटी ही सही, सिर पर छत तो है। ईशा चाय देकर जाने लगी तो मैंने कहा, रुको, अभी और भी बातें करनी है। वो मुंह फुलाकर स्टूल पर बैठ गई। चाय पीकर कप रखते हुए मैंने कहा, अब मेरी बात शांति से सुनो। वो जो कोई भी है उससे कहना कि बिजनेस में लगातार घाटा होने की वजह से पिताजी की मानसिक अवस्था ठीक नहीं है। माँ बात करेंगी तो चलेगा? मुझे पागल करार दे रही हो? ये गुर्राए। कुछ तो कारण बताना पड़ेगा ना, नहीं तो लड़की अनब्याही रह जाएगी। हाँ तो बेटा, मेरी बात समझ रही हो ना? नहीं मम्मी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। पता नहीं किसके बारे में क्या कह रही हो। बेटा, माँ हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हें आईने की तरह साफ पढ़ सकती हूँ। उस दिन तुमने पापा के सामने कहा था कि लड़के वाले चाहते हैं कि लड़की का बाप आकर बात करे। जिस तड़प के साथ तुमने ये बात कही थी, मैं तभी समझ गई थी कि कहीं कोई है। तो बेटा, अब उस शख्स को जल्दी से घर बुला लो। घर ना बुलाना चाहो तो हम रत्ना के यहाँ मिल लेंगे, नहीं तो किसी होटल में मीटिंग रख लेते हैं। मम्मी, मैंने कहा था ना कि वो अध्याय बंद कर दिया है। हाँ कहा था, पर यह तुम नहीं, तुम्हारी हताशा बोल रही थी। छोटे भाई की शादी पहले हो जाने से शायद तुम डिप्रेशन में आ गई थी, पर इतना हताश होने की ज़रूरत नहीं है। 30 की उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। आजकल आम शादियाँ इस उम्र में होती हैं। हमारा 18-20 साल वाला ज़माना गया। हाँ, अब इसमें ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे पापा ने चैलेंज दिया था ना कि मम्मी अगर इतनी स्मार्ट हैं तो तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो सकी। तो हम अब उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और जल्दी से जल्दी तुम्हारे हाथ पीले करते हैं। अब जाओ, अपना सामान वापस कमरे में रखो। मैं अभी नाश्ता बनाती हूँ, फिर चाहे तो संडे मनाने के लिए रत्ना के यहाँ चली जाना। और हाँ, ये रखो अपना फ़ोन। मुझे तो एकदम हाशिए पे डाल दिया तुमने। शायद पागल साबित करके ही दम लोगी। वो काम तो आप खुद ही कर रहे हैं। मतलब? पता नहीं कब कितने साल पहले जीजा जी मेरे लिए एक प्रस्ताव लाए थे, जिसे बाबूजी ने नकार दिया था। जीजा जी उस बात को मन में लेकर बैठ गए थे। अब इतने सालों बाद उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अपनी सारी खुन्नस निकाल ली, अपना अपमान भुना लिया।
आप जैसा सॉफ्ट टारगेट जो उन्हें मिल गया था, और उस बहाने आपको भी सारी हताशा मुझ पर उड़ेलने का बहाना मिल गया। पिछले 3 दिनों से आप यही तो कर रहे हैं। यह पागलपन नहीं तो और क्या है? श्रीमान जी, जो दुर्बल और कमज़ोर होते हैं ना, वही अपने को ढांपने के लिए ऐसे बहाने ढूंढा करते हैं। जिनके पास पुरुषार्थ होता है वे भाग्य को कोसते नहीं हैं, भाग्य से 2-2 हाथ करते हैं, अपने दमखम से पहाड़ काट कर रास्ता बना लेते हैं। एकाएक कमरे में मेरा दम घुटने लगा। मैं बाहर निकल आई। ईशा कुर्सी पर बैठी पेपर पढ़ रही थी। क्या लेक्चर दे रही थी? उसने पूछा। दबी हुई राख को कुरेद रही थी। शायद कोई चिंगारी मिल जाए जो आग पकड़ ले। वो हंसती। बुझे हुए शोलों को हवा देने की कोशिश मत करो, जाओ चलकर नहा लो, मैंने नाश्ता ऑर्डर किया है। मैंने उसे गौर से देखा। एक अरसे बाद उसका चेहरा तनाव रहित नजर आया, तनाव रहित और खिला खिला सा। मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया था, पर सचमुच कहीं कोई था। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी मैं चुनौती हूँ पनौती नहीं। मालती जोशी जी अपनी कहानियों और उपन्यासों के जरिए हम लोगों के दिल में हमेशा जीवित रहेंगी। उनका जाना हिंदी साहित्य की एक बहुत बड़ी क्षति रही है। कल फिर मिलेंगे। हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानियाँ और उपन्यास सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। मेरे चैनल को विस्तार देने में मेरी मदद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।